हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। रिसेंटली लिडार सर्वे के द्वारा कुछ रिसर्चर्स ने यह डिस्कवर किया है कि जहां आज अमेजन रेन फॉरेस्ट है इक्वाडोर के इलाके में, वहां आज से 3000 वर्ष पहले एक ह्यूज सिटी हुआ करता था। और वो आज भी इस जंगल के नीचे दबा हुआ है, यानी ज़मीन के अंदर अगर खुदाई की जाए तो वो सिटी आज भी मिल सकता है। ये लिडार सर्वे के द्वारा क्लियर हुआ है। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट लिडार। LIDAR stands for Light Detection and Ranging. LIDAR, Light Detection and Ranging. It is a remote sensing method that uses light in the form of a pulsed laser to measure ranges. देखो इसमें होता क्या है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के आधार पर इसकी मेजरमेंट की जाती है। सपोज यहाँ अर्थ पर कोई एक उबड़ खाबड़ जगह है, तो हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन के सहायता से या किसी भी एयरबोर्न मीडियम से यहाँ लिडार लाइट को डाला जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा। और इसमें एक स्कैनर भी लगा हुआ होता है। तो लेजर लाइट होता है, स्कैनर होता है और एक स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर भी होता है। तो यहाँ इस तरह से अगर कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से इस तरह का लाइट प्रोजेक्ट किया गया लिडार के अंडर, तो फिर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाकर इसके स्कैनर से भी टकराएगा। और यहाँ फिर चेक किया जाएगा कि लाइट किस स्पीड से गया था और किस स्पीड से आया। टाइम ऑफ फ्लाइट के अकॉर्डिंग यह तय होगा कि जिस पॉइंट से टकरा के आया वो यहाँ से कितना दूर है। और इससे ये क्लियर होगा कि अगर यहाँ मान लो इस तरह से कोई पॉइंट है, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट सी यहाँ है, और यहाँ किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से हमने लेज़र लाइट यहाँ डाला था। सपोज हमने इस तरह से लेज़र लाइट यहाँ डाला, तो जाहिर सी बात है कि ए पर आने वाला लेज़र लाइट जाके स्कैनर से जल्दी टकराएगा और बी पर आके टकराने वाला लेज़र लाइट स्कैनर से जाके थोड़ी देर में टकराएगा। तो इससे ये पता चलेगा कि बी पॉइंट ज़्यादा दूर है, ए पॉइंट कम दूर है। तो इस तरह से एक कैलकुलेशन होता है कि अर्थ का वहाँ पर 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, शेप ऑफ द अर्थ क्या हो सकता है, सरफेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। तो ये सारे डाटा इस तरह से इकट्ठा किए जाते हैं। इन ब्रीफ वी कैन से लिडार सिस्टम कैलकुलेट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर बीम्स ऑफ लाइट टू हिट एन ऑब्जेक्ट और सरफेस एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द लेजर स्कैनर। कितने देर में लेजर से ये लाइट निकल कर आकर इस पॉइंट को हिट करेगा और कितने देर में ए से वापस जाकर इसके स्कैनर को हिट करेगा, बस इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ का सरफेस का ज्योमेट्री कैसा होगा। तो बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन होता है। और लिडार सिस्टम दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टोपोग्राफिक। टोपोग्राफिक में क्या होता है, लैंड का पूरा इसमें कैलकुलेशन होता है कि लैंड का सरफेस कैसा है, उसका ज्योमेट्री कैसा है। तो इस तरह का कैलकुलेशन टोपोग्राफी में होता है। और वहीं बैथीमेट्रिक लिडार सिस्टम भी होता है, जिसमें ओशियन के भीतर का जो सरफेस होता है, मरीन सरफेस होता है, रिवर बेड होता है या सी फ्लोर होता है, उसके एलिवेशंस को चेक किया जाता है टोपोग्राफिक बैथीमेट्रिक लिडार सिस्टम से। And LIDAR systems allow scientists and mapping professionals to examine both natural and man-made environments with accuracy, precision, and flexibility. So this was about LIDAR system. You can see कि ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इक्वाडोर में भी लोकेटेड है। और इक्वाडोर में ही अभी कहा जा रहा है कि रेन फॉरेस्ट के नीचे एक लार्ज सिटी लोकेटेड हुआ है, और ये लिडार सर्वे में पता चला है। तो ऐसा कयास लगाया जाता है कि एक यहाँ पर सिविलाइजेशन हुआ करता था जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या इंदस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी था। वो था नॉर्टे चिको या करैल सुपे। तो इस तरह का कुछ सिविलाइजेशन यहाँ हुआ करता था। मे बी उस सिविलाइजेशन में इस तरह के बड़े बड़े सिटी हों, तो ये लिडार सर्वे में आया है। और क्या हो, अगर वैसा उस तरह का एक्सकेवेशन होना नहीं चाहिए उस तरह के रेन फॉरेस्ट को हटाकर। सो एक कयास लगा सकते हैं और मान के चल सकते हैं कि हाँ 3000 साल पहले इस तरह का टाउन हुआ करता होगा साउथ अमेरिका में। सो गेट चिल। So that was the topic. I hope you liked it. Now the topic is about फारसी लैंग्वेज। रिसेंटली इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान दौरे पर थे, और वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड फारसी लैंग्वेज एज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेजेज इन इंडिया अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दैट्स वाई आवर टॉपिक इज अबाउट फारसी लैंग्वेज। लेकिन टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले अटेम्प्ट द क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फारसी लैंग्वेज। पहला स्टेटमेंट है इट बिलोंग्स टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज, एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज रिटन इन द अरेबिक स्क्रिप्ट।
So these are the statements and there are four options. Only first statement is true, only second statement is true. First and second both statements are true. Neither first nor second statement is true. So this was the question. लेकिन सही आंसर जानने से पहले let's do the topic in detail. So now some facts about फारसी लैंग्वेज. फारसी लैंग्वेज को पर्शियन लैंग्वेज भी कहा जाता है and it is the most widely spoken member of the Iranian branch of the Indo-Iranian languages. इसे सब फैमिली माना जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेज का. ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ईरान का और इसके दो वेराइटी भी होते हैं. पर्शियन लैंग्वेज के दो वेराइटी, दारी एंड तजिक. दारी ऑफिशियल लैंग्वेज है अफगानिस्तान का एंड तजिक इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तजिकिस्तान. सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द लैंग्वेज फारसी. आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के कुछ स्कॉलर्स लाइक मुंशी प्रेमचंद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो फारसी लैंग्वेज दैट मीन्स पर्शियन लैंग्वेज में हुई थी. प्रेजेंट टाइम में 62 मिलियन नेटिव स्पीकर्स हैं इस लैंग्वेज के. 62 मिलियन दैट मीन्स 6.2 करोड़ लोग हैं जो इस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स हैं, उनका फर्स्ट लैंग्वेज है. तो इस तरह से वर्ल्ड का टॉप 20 मोस्ट वाइडली स्पोकन फर्स्ट लैंग्वेजेज में एक लैंग्वेज फारसी लैंग्वेज भी हो जाता है. एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन होता है फारसी स्पीकर्स का इन बहरेन, इराक, ओमान, यमन, यूएई एज वेल एज सम कम्युनिटीज़ इन द यूएस. अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो इसके स्क्रिप्ट को कहा जाता है पर्शो अरेबिक. अरेबिक स्क्रिप्ट में ही कुछ इनोवेशंस किए जाते हैं ताकि जो फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, पर्शियन फोनोलॉजिकल डिफरेंसेस है, उनको एड्रेस करते हुए कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस किए गए थे बहुत साल पहले, आज से 1000 साल पहले. तो इस तरह से पर्शो अरेबिक एक अलग ही स्क्रिप्ट होता है और इस स्क्रिप्ट का यूज शुरू होता है पर्शिया में दैट मीन्स आज के ईरान में आफ्टर द इस्लामिक कन्क्वेस्ट इन द 7th सेंचुरी. मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि इस स्क्रिप्ट को करीब 1000 साल पहले बनाया गया था. तो 7th सेंचुरी में इसका यूज पर्शिया में शुरू हो जाता है और इस लैंग्वेज के रिलेटिव लैंग्वेज माने जाते हैं नदर्न इंडियन लैंग्वेजेज एंड बहुत डिस्टेंटली अगर बात करें तो मेजर यूरोपियन लैंग्वेजेज इंक्लूडिंग इंग्लिश को भी पर्शियन लैंग्वेज का एक रिलेटिव लैंग्वेज माना जाता है. बात करें नदर्न इंडिया में बोले जाने वाले लैंग्वेज की तो आप देखेंगे नदर्न इंडिया में सबसे अधिक हिंदी और उर्दू बोला जाता है और उर्दू तो सीधे सीधे पर्शियन और अरेबिक का एक डायरेक्ट मिक्सचर है. और उर्दू में अगर संस्कृत को आप थोड़ा सा मिक्स करो तो इस तरह से आपको मिलेगा हिंदी. तो इस तरह से हिंदी, उर्दू, ये सब जो भी नदर्न इंडिया के लैंग्वेजेज हैं ये पर्शियन लैंग्वेज के रिलेटिव लैंग्वेज माने जाते हैं. सो दीज वर सम फैक्ट्स अबाउट फारसी लैंग्वेज. नाउ लेट्स कम टू सम फैक्ट्स अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेज इन इंडिया. इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करती है और इसके कुछ क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट ने पहले से सेट करके रखे हैं. क्राइटेरिया क्या है उससे पहले हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में इंडिया में 6 लैंग्वेजेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर करके रखा गया है. जैसे तमिल सबसे पहले इसी को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था 2004 में. देन संस्कृत इन 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 एंड द लेटेस्ट ओडिया इन 2014. तो चलिए विकीपीडिया पेज पर आपको लिए चलता हूँ. आपको यहाँ दिखेगा कि तमिल सच में इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो भी प्रूफ मिलता है हमें वो 450 BCE से मिलता है. और संस्कृत की बात करें तो ऋग्वेदा में हमें संस्कृत टेक्स्ट मिलते हैं जो 1st सेंचुरी BC से मिलते हैं. इसके बाद कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है. इसमें कोई भी लैंग्वेज है इसके टेक्स्ट कम से कम 1000 साल पुराने हैं, इसलिए इन्हें क्लासिकल लैंग्वेज के कैटेगरी में शामिल किया गया है. यहाँ पाली प्रकृत को नहीं किया गया है क्योंकि पाली प्रकृत के टेक्स्ट तो मिलते हैं बहुत पुराने, लेकिन आज के डेट में वैसे कोई भी लोग नहीं है जो उनको कंटिन्यू कर रहे हैं. तो क्या क्राइटेरिया है अब देख लो. तो अर्ली टेक्स्ट होने चाहिए, कम से कम 1500 से 2000 साल पुराने टेक्स्ट होने चाहिए उस लैंग्वेज के लिटरेचर होने चाहिए और वो लिटरेचर उन स्पीकर्स के लिए, जनरेशन्स ऑफ स्पीकर्स के लिए एक वैल्यूएबल हेरिटेज भी माने जाने चाहिए. फॉर एग्जांपल वाल्मीकि रामायण संस्कृत स्पीकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल हेरिटेज है, आज के डेट में भी है. दैट्स वाई संस्कृत इज ए क्लासिकल लैंग्वेज. ऑब्वियसली हिंदी या उर्दू के लिए इस तरह का कंडीशन लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका जो भी लिटरेचर है वो मैक्सिमम 300 to 400 ईयर्स ओल्ड हो सकता है. इससे ओल्ड लिटरेचर कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है. इसके अलावा एक और कंडीशन है कि लिटरेरी ट्रेडिशन जो हो वो ओरिजिनल हो उस लैंग्वेज का, कहीं से भी बोरो करता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए उस स्पीच कम्युनिटी में. इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज का एक और
क्राइटेरिया है कि उसके लिटरेचर मॉडर्न लिटरेचर से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो करेंटली 6 लैंग्वेज हैं, अगर पर्शियन भी इसमें इंक्लूड होता है तो उसके बाद 7 लैंग्वेजेज हो जाएंगे क्लासिकल लैंग्वेज। और एक बार कोई लैंग्वेज अगर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो कुछ बेनिफिट्स यहाँ पॉइंट आउट किए गए हैं। 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेज, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस सेट किए जाएंगे। इसके अलावा यूजीसी से ये रिक्वेस्ट किया जाएगा टू स्टार्ट विद एटलीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस सो डिक्लेयर्ड। तो इस तरह से क्लासिकल लैंग्वेजेस, जब भी कोई लैंग्वेज नोटिफाई होगा तो ये सब बेनिफिट्स उस लैंग्वेज के स्पीकर्स को मिलने वाले हैं। ओके, दैट वाज द टॉपिक अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज, फारसी लैंग्वेज। सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट फारसी लैंग्वेज एंड इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। नाउ रिटर्न टू द क्वेश्चन एंड आई होप यू गेट द राइट आंसर. Now the topic is about exercise Ayodhya. But before going in detail of this topic, let's attempt a question. Question है, exercise Ayodhya is conducted between India and option A Bangladesh, option B Nepal, option C Sri Lanka and option D Thailand. तो क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा आपको इस टॉपिक के एंड में। लेट्स डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल। इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच एक मैडन बाईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम है अयुत्थाया। यहाँ अयुत्थाया का मीनिंग होता है इनविंसिबल, अनडिफेटेबल, अजेय, जिसे कोई कभी हरा नहीं सकता है, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। और मैडन वर्ड का यहाँ मीनिंग है कि ये एक्सरसाइज अयुत्थाया पहली बार हो रहा है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कई सारे एक्सरसाइज होते हैं, लेकिन अयुत्थाया एक्सरसाइज पहली बार हुआ है। दोनों देशों के बीच का यह एक्सरसाइज अयुत्थाया इंडिया के ओल्डेस्ट सिटी अयोध्या और थाईलैंड के ओल्डेस्ट सिटी अयुत्थाया, इन दोनों सिटीज़ के सिग्निफिकेंस का भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दोनों देशों के बीच के हिस्टोरिक लेगेसीज, रिच कल्चरल टाइज और शेयर्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, इन सभी बातों का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सरसाइज अयुत्थाया। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवल शिप्स कुलिश एंड INLCU 56 ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा इस एक्सरसाइज का एक गोल था टू स्ट्रेंथन ऑपरेशनल सिनर्जी एंड इंक्रीज द एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्सिटी। और इसी बायलैटरल एक्सरसाइज अयुत्थाया के साथ साथ इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट के 36th एडिशन को भी यहाँ कंडक्ट किया गया, जिसमें दोनों नेवी से, इंडिया और थाईलैंड दोनों के नेवी से मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ एक्सरसाइज में शामिल हुए थे। आपको बता दूं कि हाल ही में इस तरह के एक्सरसाइज आप देखेंगे कि इंडियन ओशियन में बहुत अधिक हो रहा है। तो ये सब हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट के विजन ऑफ सागर के कारण। सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यहाँ इंडियन ओशियन की बात हो रही है। एंड ड्यू टू दिस विजन ऑफ सागर, इंडियन नेवी इंडियन ओशियन रीजन के कई सारे कंट्रीज से प्रोएक्टिवली इंगेज हो रही है मैरीटाइम एक्सरसाइजेज में। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक द टॉपिक। Now the topic is about windfall tax. Recently इंडियन गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स को 2300 रुपीज़ पर टन से घटाकर 1700 रुपीज़ पर टन कर दिया है। बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस टॉपिक, लेट्स डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विंडफॉल टैक्स और नॉर्मल टैक्सेशन में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए, ओनली अप्लीकेबल टू स्मॉल बिजनेसेस। ऑप्शन बी कि विंडफॉल टैक्स इम्पोज ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशंस। ऑप्शन सी है कि विंडफॉल टैक्स इज रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट्स एंड नॉट लिंक टू अ कंपनीज एक्शंस। एंड ऑप्शन डी, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द सर्विस इंडस्ट्री। टू नो द राइट आंसर, वॉच द टॉपिक इन डिटेल। सबसे पहले हम देखेंगे विंडफॉल गेन। तो विंडफॉल गेन क्या होता है? जब भी किसी कंपनी के प्रॉफिट बुक में अनएक्सपेक्टेड राइज आता है, बहुत ही अधिक राइज आ जाता है, बहुत तेज प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उसको कहा जाता है विंडफॉल गेन। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के प्रॉफिट में राइज कंपनी के अपने बिजनेस स्ट्रेटजी या अपने एक्सपेंशन या अपने किसी इफर्ट के कारण नहीं आना चाहिए। किसी एक्सटर्नल काउज के कारण किसी कंपनी के प्रॉफिट में अचानक से बहुत अधिक गेन आ जाए, बहुत अधिक राइज आ जाए, तो उसको कहा जाता है विंडफॉल गेन। और जब भी कभी किसी कंपनी के पास विंडफॉल गेन आता है तो गवर्नमेंट उस समय उस कंपनी के ऊपर लगाती है विंडफॉल टैक्स। तो यही होता है विंडफॉल टैक्स। ये एक एक्सटर्नल टैक्स होता है। और जब गवर्नमेंट श्योर हो जाती है कि सर्टेन इंडस्ट्रीज के पास एक एबव एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं,
तो फिर गवर्नमेंट वहाँ पर उसके ऊपर लगा देती है विंडफॉल टैक्स। तो बस यही एक सिंपल सा इसका मीनिंग आपको याद रखना है। रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का। देखो, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हुआ था करीब 2 साल पहले। तो रशिया के ऊपर अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शन लगाए कि रशिया से कोई भी क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस नहीं खरीदेगा। इन दैट सीक्वेंस इंडिया वहाँ पर एक गोल्डन चांस की तरह इसको यूज करता है। इंडियन कंपनीज बहुत ही चीपर रेट पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदती है, और उसके बाद जो इंडियन कंपनीज होता है उसके प्रॉफिट में एक अनएक्सपेक्टेड राइज देखने को मिलता है। दैट मीन्स वहाँ विंडफॉल गेन करता है इंडियन कंपनीज, और एट द मीन टाइम इंडियन गवर्नमेंट वहाँ क्या करती है, विंडफॉल टैक्सेशन लगा देती है, और वो था 2100 रुपीज़ पर टन क्रूड ऑयल। तो इस तरह से विंडफॉल टैक्सेशन और विंडफॉल गेन का एग्जांपल आपने रिसेंटली देखा। भाई ये पर्पज पर बात करते हैं कि पर्पज क्या होता है विंडफॉल टैक्सेशन का। तो गवर्नमेंट का यहाँ लॉजिक होता है, गवर्नमेंट कहता है कि कंपनी ने अपना कोई एफर्ट नहीं किया, कोई एक्सटर्नल काउज के कारण, कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण उसके गेन में एक अनएक्सपेक्टेड राइज आया है, तो ये राइज पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसे सोशल वेलफेयर स्कीम्स में लगा रहे हैं, उन पैसों को सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम की तरह उसको यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट अपना एक लॉजिक देती है और विंडफॉल टैक्सेशन लगाती है। सो दैट वाज द टॉपिक, एंड आई होप कि आपको सही आंसर भी मिल चुका होगा। सो दैट वाज द टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट। नाउ द टॉपिक एंतरिम बजट। ऑल ऑफ अस नो 2024 के जून या जुलाई में जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो इस बार यानी 2024 में गवर्नमेंट रेगुलर बजट लेकर नहीं आ सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो एंतरिम बजट ला सकती है या फिर वोट ऑन अकाउंट ला सकती है। इसी को लेकर हमारा यह टॉपिक है। टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑन द रेफरेंस ऑफ वोट ऑन अकाउंट। पहला स्टेटमेंट है इट मस्ट बी डिस्कस्ड एंड पास्ड इन द लोकसभा लाइक अ फुल बजट। दूसरा स्टेटमेंट है इट कैन नॉट प्रपोज चेंजेस इन द टैक्स रिजिम। और तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ प्रपोज्ड फॉर एन एंटायर फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ क्वेश्चन आपसे यही है कि इसमें से 3 सही है या 2 सही है या 1 सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो दिस इज द क्वेश्चन। बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक एनालिसिस आपको सही आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतरिम बजट और यूनियन बजट में क्या डिफरेंस है। जो रेगुलर बजट होती है वो सरकार तब लाती है जब उसकी सरकार ये श्योर होती है, इस बात के लिए इंश्योर्ड होती है कि अगले साल तक उसकी सरकार रहने वाली है। तो वो 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक यानी कि पूरे 1 साल के लिए एक बजट लाती है, जिसे फिनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। तो पूरे एक फिनेंशियल ईयर के लिए जो यूनियन बजट आता है उसे हम रेगुलर बजट कहते हैं, यूनियन बजट कहते हैं। लेकिन जब सरकार को खुद ही पता ना हो कि बीच के इलेक्शन के बाद फिर वो आने वाली है या नहीं, तो उस समय सरकार के पास ये कोई राइट नहीं होता है कि पूरे 1 साल के लिए वो बजट लेकर आए। तो फिर वो अंतरिम बजट लेकर आती है, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो केवल वोट ऑन अकाउंट लेकर आए। अंतरिम बजट इज समवॉट सिमिलर टू दैट ऑफ रेगुलर यूनियन बजट, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज पर बात करते हैं। जैसे अंतरिम बजट में करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, चेंजेज इन टैक्स रेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेट्स फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, इतने सारे डाटा दोनों में होते हैं, यानी अंतरिम बजट में भी होता है और रेगुलर बजट में भी होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ कॉन्स्टेंट्स इम्पोज कर रखे हैं, और डेमोक्रेसी के लिए ये कॉन्स्टेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बिकॉज ये गवर्नमेंट को वैसे पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने से प्रिवेंट करती है, रोकती है, जो वोटिंग के ठीक पहले जनरल पब्लिक को अनड्यूली इन्फ्लुएंस कर सके, किसी भी तरह से लोगों को बरगला सके, ऐसा कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना करे गवर्नमेंट। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने इतने सारे कंस्ट्रेंट्स लगा कर रखे हैं। जैसे एक कंस्ट्रेंट है कि इस अंतरिम बजट में केवल एक्सपेंडिचर का अकाउंट दिया जा सकता है, केवल एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा दिया जा सकता है। इसमें कहीं से भी जो अर्निंग है, इनकम का सोर्स का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया जाता है। इसमें वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। अंतरिम बजट के अंडर वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है टू मीट इसेंशियल एक्सपेंडिचर सच एज सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, फंडिंग ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर। इसके लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। तो सीधे सीधे बिना कोई डिस्कशन के पार्लियामेंट इस पर मुहर लगाती है कि जो भी अभी देखो, सबसे पहले तो ये एस्टिमेट किया जाता है कि पूरे 1 ईयर के लिए कितना खर्च आने वाला है, जो भी एक्सपेंडिचर आने वाला है उसका 1/6 इतना अमाउंट वोट ऑन अकाउंट से सीधे सीधे पास कर दिया जाता है, जो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होता है। इसे ऐसे समझो कि इंडिया में जो भी टैक्सेशन के पैसे जमा होते हैं वो सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। और आर्टिकल 266 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल कर काम कर सकती है, लेकिन प्रॉपर लेजिस्लेशन के साथ।
यानी पार्लियामेंट में उसे प्रॉपर बजट पास कराने होंगे और बजट में ये बताना होगा कि कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ से इनकम आया, सारी बातों का ब्यौरा देना होगा। बजट उसे पास करेगी तो ही वो पैसे निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। लेकिन हर बार बजट प्रॉपर उसे लागू करना, बजट को प्रॉपरली पास करना इतना आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल इस बार 2024 में ही देख लो, जून में सरकार बदलने वाली है, तो पूरे एक साल के लिए अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, पूरे एक साल के लिए उसे बजट लाने का पावर नहीं है, तो फिर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे कैसे निकालेगी। तो वो अभी अंतरिम बजट ला रही है और अंतरिम बजट के ही साथ साथ वो वोट ऑन अकाउंट भी पास करवाएगी पार्लियामेंट से। और जितने रुपए का वोट ऑन अकाउंट पास होगा, अभी मैंने आपको बताया कि पूरे साल का एस्टिमेट निकाल कर उसमें 1/6 कर दिया जाता है, तो इतने रुपए का वोट ऑन अकाउंट अगर पास होता है पार्लियामेंट से तो वो उसी से देश का पूरा खर्चा चल जाएगा। सो दिस वाज अबाउट वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116। ये जो गवर्नमेंट को ये पावर है, ये आर्टिकल 116 से ये पावर मिलता है वोट ऑन अकाउंट का, ये भी आपको पता रहना चाहिए। 5 लाख के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया था। तो इस तरह का चेंजेस हमने पिछले साल देखने को मिला था हमें। सो 2019 में देखने को मिला था हमें। देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड अंतरिम बजट। अंतरिम बजट के फ्रेमवर्क के अंडर ही वोट ऑन अकाउंट को अप्रूव किया जा सकता है। अंतरिम बजट को लाइक अ फुल बजट लोकसभा में पास करने से पहले डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा वोट ऑन अकाउंट को अगर लोकसभा से पास करना हो तो वहाँ किसी तरह की डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अंतरिम बजट में टैक्स रिजीम में चेंजेज किए जा सकते हैं, जैसे 2019 में हमने देखा कि 2.5 लाख के टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था। लेकिन जो वोट ऑन अकाउंट होता है उसमें किसी भी सर्कमस्टांसेस में टैक्स रिजीम के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। ये तो केवल एक पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट जून या जुलाई तक पैसे निकाल कर खर्च कर सके। इट कैन बी टर्म्ड एज एडवांस ग्रांट, जो कि पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स। एज फार एज वैलिडिटी इज कंसर्न्ड, अंतरिम बजट की वैलिडिटी पूरे साल के लिए होती है, लेकिन वोट ऑन अकाउंट की वैलिडिटी केवल 2 या 4 महीनों के लिए होती है। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन अंतरिम बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। सो दिस वाज द टॉपिक अबाउट अंतरिम बजट। आई होप यू लाइक द टॉपिक। रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के एक रिसर्च में यह पता चला है कि कावेरी बेसिन के ट्री कवर में, ग्रीन कवर में एक मैसिव रिडक्शन आया है इन द लास्ट 5 डिकेड्स। तो पिछले 50 वर्षों से यह हो रहा है और इसी को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कर्नाटका गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड केरला गवर्नमेंट को नोटिस सर्व किया है। तो इस टॉपिक में हम कावेरी बेसिन या कावेरी रिवर के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बट बिफोर दैट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। मालप्रभा, हरांगी, अक्रावती, भवानी एंड दोनी, आपको बताना है इनमें से कितने रिवर कावेरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं। ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। क्वेश्चन का आंसर आपको टॉपिक के एनालिसिस में ही मिल जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का यह सुओ मोटो नोटिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के एक रिपोर्ट पर बेस्ड है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 1965 से लेकर 2016 के बीच लास्ट 50 ईयर्स में अबाउट 13,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड का फॉरेस्ट अभी गायब हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। और इसी मैटर को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी नोटिस सर्व किया गया है, एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सदर्न जोन बेंगलुरु, पीसीसीएफ ऑफ केरला एंड पीसीसीएफ ऑफ तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से इन सारे ऑफिसेस में नोटिस सर्व किया गया है। इसमें जानने लायक बात आपके लिए और है कि इतने सारे जो डिग्रेडेशन हुआ है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन हुआ है, इसमें सबसे अधिक परसेंटेज कर्नाटका का है। अबाउट 46% ऑफ फॉरेस्ट वहाँ लॉस्ट हो चुका है। कावेरी बेसिन की बात हो रही है यहाँ पर। और जो कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब सेंचुरी में, नेशनल पार्क में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन अधिक हुआ है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कर्नाटका और तमिलनाडु में फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाता है। बट इस रिवर बेसिन का टोटल कैचमेंट एरिया 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 3 स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में फैला हुआ है, और एक यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में भी इसका कुछ पार्ट फैला हुआ है। अगर इसके ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करें तो लेफ्ट साइड में है हारांगी, हेमवती, शिमशा, अक्रावती, सरबंगा एंड थिरुमनी मुथुरु, और राइट साइड में है लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, नोय्यल, अमरावती, मोयार।
इस रिवर का ओरिजिन होता है वेस्टर्न घाट्स के ताल कावेरी से, जो कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड आफ्टर फ्लोइंग 805 किलोमीटर रिवर ड्रेन कर जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसका माउथ का लोकेशन है पूमपुहार डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। इस रिवर के कोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जैसे कृष्णा राजा सागर डैम, मेट्टूर डैम, बनासुरा सागर डैम, कलनाई डैम एंड अमरावती डैम। कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर अक्सर तीन स्टेट्स कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और एक यूटी पुडुचेरी के बीच में कन्फ्लिक्ट देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने एक वर्डिक्ट में एक सॉल्यूशन दिया था कि सबसे अधिक शेयर तमिलनाडु को दिया जाए, अबाउट 4,04,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर इतना तमिलनाडु को मिलेगा, अबाउट 2,84,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर कर्नाटका को मिलेगा और केरला को मिलेगा 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर। और पुडुचेरी का शेयर सबसे कम है, अबाउट 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर पुडुचेरी को दिया जाएगा। ये एक सॉल्यूशन पर अभी फिलहाल काम चल रहा है। सो दैट वाज द टॉपिक अबाउट कावेरी रिवर। होप यू लाइक द टॉपिक।